मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने अखबारों में पढ़ा, चैनल्स पर भी ये न्यूज़ सुनी कि ओमान के साथ भारत ने जो CEPA किया था, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वह लागू हो गया है। आइए इस पर बातें करते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर जब स्टूडेंट इस टॉपिक की तैयारी करेंगे, करंट अफेयर्स की, तो उनका पूरा ध्यान केवल इस बात पर होगा कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। हमारे यहाँ से कौन सी चीज़ें वहाँ जाएंगी, वहाँ से कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ आएंगी, इन पर उनका ध्यान होगा और इस पर वो नोट्स भी बना लेंगे और रट भी लेंगे। लेकिन पहली बात कि यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का परफेक्ट तरीका नहीं है। जी हाँ, आपको ये तो मालूम होनी ही चाहिए कि इस एग्रीमेंट के तहत कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, उसके बिना तो बात कैसे बनेगी। लेकिन अगर सोचेंगे कि इससे ही सारी बात बन जाएगी, तो दोस्तों वह सही नहीं होगा। इसलिए अब से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अब किसी भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उसके साथ उसके आसपास की जो दूसरी बातें होंगी, जो प्री एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, उसके बारे में भी चर्चा करूं। हालांकि पहले भी मैं ऐसा करता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार चूंकि पेपर ज़्यादा कठिन आया था, तो शायद मेरी बात पर आप सबको कुछ ज़्यादा ही यकीन हो जाए। अदरवाइज़ तो लगता यही था कि मैं टॉपिक को ज़्यादा जटिल बना देता हूँ, ज़्यादा व्यापक बना देता हूँ, फालतू की बातें करने लगता हूँ, ऐसा उन्हें लगता था। और जब पेपर आता था तो उन्हें मेरी बात पर यकीन होने लगता था, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होती ही थी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई दे, तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। पहले तो एक अच्छी सी खबर। 1994 में शंकर दयाल शर्मा जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। मैं उनका निजी सचिव था, तो मुझे ओमान उनके साथ जाने का मौका मिला। ओमान को मैंने देखा है, जितना भी देख पाया, समझने की कोशिश की है, जितना भी समझ पाया। और ओमान के कुछ संस्मरण तो अभी भी बिल्कुल खनकदार सिक्कों की तरह मेरे दिमाग में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ उनकी चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं ओमान के सुल्तान, जो उस समय मिस्टर काबूस हुआ करते थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है सुल्तान। जी हाँ, ओमान का जो पूरा नाम है वो है सल्तनत ऑफ ओमान। जी हाँ, ये मोनार्च है, पूरी तरह से राजतंत्र यहाँ मौजूद है। उस ओमान के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जब किसी भी इम्पोर्टेंट देश के बारे में आप कोई घटना पढ़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप नक्शे पर जाकर के उसके लोकेशंस को देखें और समझने की कोशिश करें। जब तक आप नक्शे पर जाकर उसे नहीं देखेंगे और समझेंगे, तब तक सही मायने में न तो ये टॉपिक पूरा होगा और न ही जो प्रोविजंस उसमें किए गए हैं, उन प्रोविजंस को आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, आपकी समझ में नहीं आएंगे। जैसे ओमान के साथ हमारा समझौता लागू हो गया है, CEPA, बृहद आर्थिक साझेदारी समझौता, ये लागू हो गया है, राइट। तो इसमें देखिए, भारत सरकार ने एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं। एक स्टेटमेंट तो यही है कि अब भारत की अफ्रीकी देशों, पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी, यानी कि पूर्वी अफ्रीका का ये प्रवेश द्वार है। रणनीतिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस तरह के स्टेटमेंट हैं। तो वहाँ आपको ओमान की लोकेशन दिखाई दे रही है ना, कि कैसे प्रवेश द्वार हो गया, कैसे वो पूर्वी अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। ये केवल रट लेने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। चलिए, ये तो एक तरफ हुआ। अगर आप इस बार के क्वेश्चन पेपर को देखें, मेरे पास क्वेश्चन पेपर का सेट ए है, उसका 30वां प्रश्न देखिए आप। मैं पढ़कर सुना रहा हूं। निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाजों को
हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करना होता है। इसके बाद 4 देश दिए हुए हैं, बहरीन, सीरिया, कतर और मिस्र। और इसके बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपकी सुविधा के लिए 2-2 देशों के ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4। तो किन देशों से आने वाले जहाज़ों को होर्मुज ऑफ स्ट्रेट से होकर के ही गुजरना पड़ेगा, अब आपको ये बताना है। दोस्तों पहली बात, अब आपको इसमें यह बताना है कि किन किन देशों को होर्मुज जल डमरू मध्य को पार करना ही पड़ेगा यदि वो हिंद महासागर में जाना चाह रहे हैं। तो मोटे तौर पर कह लीजिए कि यदि वो भारत पहुंचना चाह रहे हैं तो, राइट। तो पहली बात कि जो जल डमरू मध्य, अगर इसे हम एक टॉपिक के रूप में ले लें, एक करंट अफेयर्स के रूप में ले लें, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य आप देखिए कि होर्मुज जल डमरू मध्य, होर्मुज जल डमरू मध्य, इसकी रोज बात हो रही है। और सारा संकट अभी जो पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है उसके केंद्र में एक प्रकार से यही है। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप होर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स उठा लें तो आपको मिलेगा कि मैंने ऐसा किया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो केवल पढ़ करके नहीं, बाकायदे नक्शे पर जाकर करेंगे। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में आएगा, यार तो क्या इन सारे देशों के बारे में हम याद करें? छोटे छोटे इतने सारे देश हैं होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास, उन सबको क्या हम पढ़ें, क्या रटें? नहीं, यहाँ यूपीएससी ने आपकी सुविधा के लिए देखिए कुछ देशों के नाम ऐसे दे रखे हैं कि यदि आपको नक्शे की अच्छी समझ है तो आप इसे बड़े आराम से हल कर लेंगे। 2-2 देश हैं, तो इसमें जो उत्तर है वो कौन से देश हैं जिन्हें पार करना पड़ेगा, तो वो हैं बहरीन और कतर। चलिए हम पार करना पड़ेगा उसको छोड़ दें। किन्हें पार नहीं करना पड़ेगा? 2 ऐसे देश भी तो है ना, सीरिया और मिस्र। हो सकता है कि सीरिया के बारे में आपको नहीं मालूम हो कि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है। मिस्र की लोकेशन तो आपको मालूम होगी, ऐसा वैसा देश तो नहीं है मिस्र। मिस्र के बारे में लगातार बातें होती रहती हैं। और यदि आपको मिस्र के बारे में मालूम है तो पता लगेगा कि अगर आपने ध्यान से कभी मिस्र को नक्शे पर ढूंढा होगा तो आपको उसी के पास सीरिया भी मिल जाएगा, उसके ऊपर की तरफ सीरिया है। और ये जो सीरिया और मिस्र हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भूमध्य सागर के तट पर हैं। और ये दोनों देश जो है ना, बाकायदे जो रेड सी है, इनके जो आने का जो रास्ता होगा वो लाल सागर होगा, उसके जरिए वो आराम से इंडियन ओशन में पहुंच जाएंगे। आप मैप में जाकर के देख लिए, बड़ी आपको एक पतली सी ब्लू कलर की रेखा दिखाई देगी जो रेड सी है। इन जहाज़ों को मजबूरी नहीं है, ये बाकायदे रेड सी से आ जाएंगे। लेकिन कतर और जो बहरीन है उनके लिए मजबूरी है कि वो होर्मुज जल डमरू मध्य से ही होकर गुजरें। तो अब आप देखिए कि यही प्रश्न आपके लिए कितना आसान हो जाता है। लेकिन कब? तब जबकि आप इत्मीनान से तैयारी करेंगे, जब आप व्यापक रूप से तैयारी करेंगे। दोस्तों कल के अपने लेक्चर में मैंने आपसे इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कही थी। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, अगर हम इस समझौते को लेकर के चलें तो यह अर्थव्यवस्था का विषय है। सब्जेक्ट की दृष्टि से देखें तो यह अर्थव्यवस्था का विषय है। लेकिन जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। ओमान के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस सागर में स्थित है, कहाँ है, किस तरीके से है, इसके बॉर्डर पर क्या है, कुछ पूछा जा सकता है। क्योंकि भारत का इसके साथ समझौता हुआ और भारत के बड़े पुराने संबंध इससे रहे हैं और ओमान के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि इसमें ज्योग्राफी भी है और रणनीतिक दृष्टि से भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह हमें पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग देगा। ठीक है, वो मार्ग आर्थिक व्यवस्था के लिए ही होगा, लेकिन क्या आर्थिक आधार हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित नहीं करते हैं? तो अब आप देखिए कि टॉपिक है अर्थव्यवस्था से संबंधित, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से जब आपने इसे देखना शुरू किया
तो उसमें ज्योग्राफी भी आ गई, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी आ गया, और भी कुछ दूसरी चीज़ें आ सकती हैं। दोस्तों, ये इसका पहला चरण था। जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो इसका जो दूसरा चरण होगा वो ये है कि थोड़ा सा आपको ओमान के बारे में मालूम होना चाहिए। लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बॉर्डर वाले जो देश हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये कितना बड़ा देश है, छोटा सा देश है, लगभग 60 लाख की आबादी है, लेकिन बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। जी हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक देश है और बहुत ही प्राचीन सभ्यता वाला देश है। इसीलिए इसकी अपनी एक विशेष पहचान है उस पूरे के पूरे क्षेत्र में। और इसकी जो राजधानी है वो मस्कट है। राजतंत्र है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, अब इसका तीसरा पार्ट, मैं एक ही टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं CEPA पर, कंप्रहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या आपने FTA का नाम सुना है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो भी एग्रीमेंट है, ये भी एग्रीमेंट है। उसका संबंध भी अर्थव्यवस्था से है, आर्थिक स्थितियों से है। इसका संबंध भी अर्थव्यवस्था से है, ट्रेड है, दोनों में ट्रेड है, ट्रेड तो दोनों में है। तो आपको मालूम होना चाहिए, तो फिर इन दोनों में मुख्य अंतर है क्या? मुझे नहीं मालूम कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप इस टॉपिक पर तैयारी कर चुके हैं तो आपको अपना मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। ढेर सारे पॉइंट्स पर मत जाइए, सबसे बड़ा अंतर क्या है, और वो अंतर आपको शब्द में पकड़ में आ जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड का मुक्त आना जाना, ठीक है। ट्रेड का मतलब हो गया वस्तुएं। कंप्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, बृहद, तो वस्तुएं तो है ही हैं इसमें, लेकिन ये उससे भी व्यापक है। तो व्यापक में और क्या आ जाएगा? वस्तुएं हैं, उसके साथ साथ सेवाएं भी आ जाएंगी, सर्विसेज भी आ जाएगी, वही सेवाएं, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, ये सब उसमें शामिल हो जाएंगे। अब आप देखिए कि जहां निवेश भी शामिल हो गया, जहां बाकायदे सेवाओं के बारे में भी बातचीत हो रही है, उसमें भी छूट दी जा रही है, वो हो गया CEPA। तो दोस्तों, आज मुझे अब अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट के क्या क्या प्रोविज़न थे उसके बारे में हम लोग अब कल बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे सही तैयारी करानी है अपने स्टूडेंट की और उनका बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार करना है, तो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से मुझे बताना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब समाप्त करता हूँ। नमस्कार।